हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे क्वेश्चन तो कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो शायद बनते नहीं हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा ये पॉइंट है जिसको लड़के पढ़ने से बचते हैं, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट कम आता है। तो उसी को आज मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछते तो हैं लेकिन बनते नहीं हैं, या बनते भी हैं तो अगर 5 क्वेश्चन पूछे उसमें से 1, 2, 3 बन गए, सब के सब नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इससे हम लोग पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं, पढ़ते कम हैं, समझ में कम आता है। तो इसीलिए आज मैं वही टॉपिक आप लोग को प्रारंभ करने जा रहा हूँ, और आप लोगों का ये डिमांड भी है, आप लोग मैसेज भी करते रहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स का टॉपिक का थोड़ा सा आप लोग बताइए। तो मैं वही इकोनॉमिक्स का टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो हम लोग पढ़ना है, तो उसी अर्थव्यवस्था में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक बीएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आखिर हम लोग कौन सा चैप्टर तैयार करें, कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ें कि अर्थव्यवस्था से जो भी क्वेश्चन आए वो आसानी से हल हो जाए। तो कुछ तो अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बुक से आते हैं, चाहे लूसेंट हो, क्राउन हो, परीक्षावाणी हो या एसेनलाल हो, कोई हो। क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था का जो क्वेश्चन आता है इन्हीं बुकों से आता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कम होता है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं अर्थव्यवस्था को, क्योंकि लगता है कि बहुत ही ये कठिन विषय है। वास्तव में कठिन विषय है नहीं, हम लोग इसको नहीं पढ़ने के चलते ये कठिन विषय हो गया है। तो चूंकि इसका जो की पॉइंट है, बहुत सारे इसमें ऐसी शब्दावली है कि शब्दावली को हम लोग समझना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या है। जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, डिस्प्लेशन, स्टैगफ्लेशन, आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, गरीबी, बेरोजगारी योजना या प्रमुख कार्यक्रम, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मात्र 3-4 टॉपिक पढ़ना है, उसी से हम लोग का लगभग क्वेश्चन हल हो जाएगा। वही 3-4 हम लोग को चैप्टर पढ़ना है और उसी पर फोकस करना है। ऐसे पूरी बुक, जो मोटी बुक है, उसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र 3-4 टॉपिक पढ़िए और लगभग क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आप लोग को हल हो जाएंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ बताऊँगा कि कौन से टॉपिक है, कौन से वो टॉपिक हैं जिसको पढ़ने से लगभग आप लोगों को सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक जो मैं लिया हूँ वो मुद्रा और बैंकिंग है। इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग। और भी बहुत सारे टॉपिक है, मैं बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगा। पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि मुद्रा बैंकिंग से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक में पहला टॉपिक मुद्रा एवं बैंकिंग है। इसी तरह से 2-3 और टॉपिक हैं, बस यही 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, लगभग आप लोगों को अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जितने भी आते हैं सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो मुद्रा एवं बैंकिंग, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुद्रा बैंकिंग में देखिए क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। मुद्रा बैंकिंग में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को पढ़ना है। मुद्रा बैंक बहुत लंबा चैप्टर है, देखिएगा आप लोग, मुद्रा बैंकिंग बहुत लंबा चैप्टर है और उसमें कन्फ्यूजिंग ज़्यादा है, लेकिन सब नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ पॉइंट को पढ़ना है। जैसे देखिए, पहली बात तो ये पढ़नी है कि मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रा अविस्फीति क्या है यानी डिफ्लेशन क्या है, उसके बाद मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन क्या है, उसके बाद गतिहीन स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन क्या है। चारों जो नाम है लगभग समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबका अर्थ, सबका मीनिंग अलग अलग है। मैं केवल यहाँ पर आप लोग को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ें, इसका मतलब क्या होता है, मैं आगे आने वाली वीडियो में इसकी चर्चा करूँगा। लेकिन आज मैं वही बताऊँगा आप लोगों को कि जो भी टॉपिक पढ़ना है उसका एरिया क्या है, उसका क्षेत्र कितना है, उस सारे क्षेत्र को, सारे हम लोग जितने भी आयाम हैं उस सारे आयाम को हम लोग पकड़ेंगे। तो ऐसे 4 इसमें से पढ़ना है। इसी में मुद्रास्फीति में आ जाएगा आप लोग को भुगतान मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, इसी के अंतर्गत है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है 2 सबसे महत्वपूर्ण जो वित्तीय संस्थान है, एक आरबीआई और एक एसबीआई। इसके बारे में आप लोग को डिटेल में अध्ययन करना होगा, आरबीआई और एसबीआई।
उसके बाद चलते हैं रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, सीआरआर और एसएलआर क्या है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप लोग को होना चाहिए कि रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, बैंक दर क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद है छापखाना और टकसाल। जहाँ भी बैंक नोट प्रेस, जहाँ भी नोट प्रेस का जो छापखाना है, जहाँ से नोट प्रेस निकलती है, चाहे नोट हो या डाक टिकट हो, जो भी हो, जहाँ से निकलती है वो कौन कौन सा स्थान है, उस स्थान को हम लोग को देखना है। या जहाँ टकसाल होती है, जहाँ सिक्के की ढलाई होती है, वो कौन कौन से स्थान है जहाँ सिक्के की ढलाई होती है। तो छापखाना और टकसाल इसको भी देखना है। तो छापखाना में, इसमें मैं आप लोग को यहाँ लिख दिया हूँ। छापखाना में देखिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी प्रेस नोट, ये दोनों नासिक में है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, ये पूछता है। उसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। उसके बाद बैंक नोट प्रेस देवास में है। आप लोग देखिएगा लूसेंट क्राउन में वहाँ पर लिखा होगा, उसको मैं सिस्टमेटिक रूप से यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। कहीं भी आप लोग जाइएगा, पढ़िएगा, आप लोग को ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक सिस्टम के तहत, एक क्रमबद्ध के रूप में आप लोग को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, उसको आप लोग को देखना होगा। जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी, आईडीबीआई और सिडबी, ईटीसी। इसके अलावा और भी है। तो ऐसे ऐसे और भी हैं वित्तीय संस्थाएं, उसको भी आप लोग को देख लेना है कि उसका कब स्थापना हुआ, उसका फुल फॉर्म क्या है। दो बातें, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका स्थापना कब हुआ और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। ये 3 पॉइंट आप लोग को वित्तीय संस्थाओं में देखना होगा। उसके बाद है भारत तथा विश्व के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। जैसे मुंबई का क्या है, सुने होंगे आप लोग, निफ्टी सुने होंगे, डी जोन्स न्यूयॉर्क का है, बहुत सारे हैं। तो निक्की जापान का है। तो भारत का शेयर मूल्य सूचकांक और विश्व का शेयर मूल्य सूचकांक दोनों का आप लोग को याद करना होगा कि भारत का शेयर मूल्य सूचकांक का क्या नाम है और विश्व में जितने भी लगभग 15-20 हैं, ज़्यादा नहीं है, 15-20 हैं, उन 15-20 का शेयर मूल्य सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, इसको आप लोगों को देखना होगा। तो ये था आप लोग का पहला टॉपिक, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा कि मुद्रा बैंकिंग में इतनी सारी बातें पढ़नी है। मैं यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि मुद्रा बैंकिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है, ये आप लोग निकाल करके पढ़िएगा, समझिएगा। फिर भी समझ नहीं है मैं आप लोग बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको पढ़िए। आप इसको एरिया देख लीजिए कि यही एरिया है, इसी एरिया में से क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला जो टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक आप लोगों ने क्या समझा, मुद्रा एवं बैंकिंग, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब आप लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना है। देखिए 5 टॉपिक है, 2, 3, 4, 5। एक है मुद्रा बैंकिंग, दूसरा है भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब ये हुआ, जिसे योजना आयोग आप लोग पढ़ते होंगे, पंचवर्षीय योजना। उसके स्थान पर अब आ गया है नीति आयोग। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। भारत में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत योजना आयोग हुआ। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 2012 से 17 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो आप लोगों को प्रथम से लेकर के 12वीं तक आप लोगों को पढ़ना है। उसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, प्रत्येक योजनाएं की कौन कौन सी विशेषताएं थी, और जो भी योजनाएं चली वो किस सिद्धांत पर चली। जैसे पीसी महालनोबिस योजना से कौन योजना संबंधित है, पंचवर्षीय योजना। हेरोल्ड डोमर से कौन सी पंचवर्षीय योजना संबंधित है। गॉडगिल से कौन सी पंचवर्षीय संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर रही, ये भी देखना है आप लोग को। अनवरत योजना क्या है, रोलिंग प्लानिंग क्या है, योजना अवकाश क्या है। तो इन सारी बातों को आप लोग को देखना होगा। मतलब कहने का ये है कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी तथ्य हो रहे हैं, उन सारे तथ्यों को आप लोगों को याद करना होगा। उसके बाद 2015 में नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुआ, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब उससे संबंधित आप लोगों को सारे फैक्ट तैयार करना है। तो पहला टॉपिक यही है कि भारत में आर्थिक नियोजन, ये पहला योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजना, और दूसरा है नीति आयोग। इसको आप लोग देख लीजिए। तीसरा जो टॉपिक है प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। जितने भी योजनाएं भारत में अभी तक चलती आ रही हैं,
या वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी केंद्र की सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाएं का आप लोग को देखना होगा। जैसे मनरेगा हुआ, नरेगा, उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन, बहुत सी योजनाएं हैं, यही दो नहीं है, लगभग 40-50 योजनाएं हैं जो पुरानी योजनाएं हैं और नई योजनाएं दोनों को देखना है। पुरानी योजनाएं कौन कौन सी है और नई योजनाएं कौन कौन सी है, चाहे गरीबी उन्मूलन के लिए हो या सामाजिक सुरक्षा के लिए हो या वृद्धावस्था के लिए हो, किसी भी क्षेत्र से हो, कौशल विकास के लिए हो, जितने भी आयाम हैं, सारे आयाम में जो भी योजनाएं चली है उन सारी योजनाएं को आप लोग को देखना होगा। करंट में भी आप लोग पढ़ते हैं योजना के बारे में, उसको भी आप लोग देखिए, और जो योजनाएं बहुत वर्षों से चली आ रही है उस योजनाएं को भी आप लोग को देखना है। तो या तो लूसेंट क्राउन में दिया होगा या कोई भी आप लोग के पास बुक होगा उसमें जरूर दिया होगा योजनाएं कार्यक्रम से संबंधित, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके बाद क्या है, उद्योग। उद्योग में क्या पढ़ना है, उद्योग जो चैप्टर है ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी आता है। उद्योग और कृषि दो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी आता है और ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आता है। तो जो ज्योग्राफी में आप उद्योग पढ़ते हैं, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें तो आप उद्योग पढ़िए। जैसे मान लीजिए लौह इस्पात उद्योग, रेशम उद्योग, कपड़ा उद्योग, उसका स्थापना कब हुई, या उसी समय जो भी और फैक्ट है उसको आप लोग देखते होंगे। इसमें आप लोग क्या देखना है, जैसे मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, आप लोग नाम सुने होंगे। महारत्न में कौन कौन सी कंपनियां हैं ये भी देखना है, नवरत्न में कौन कौन सी है, जो भी मेन कंपनियां हैं उसकी स्थापना कब हुई इसको देख लेना है। उसके बाद औद्योगिक नीति, स्वतंत्रता के बाद पहली बार औद्योगिक नीति कब आई थी, कितनी बार औद्योगिक नीति लागू हो चुकी है, तो इन सारे तत्वों को आप लोगों को उद्योग में पढ़ना है। तो ये हुआ उद्योग। उसके बाद चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं व्यापारिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं व्यापारिक संगठन, इससे मान लीजिए विश्व बैंक आप लोग नाम सुने होंगे, IMF है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, उसके सदस्य, टोटल सदस्य कितने हैं, उसका कार्य क्या है, IMF का कार्य क्या है, विश्व बैंक के सदस्य कौन कौन से हैं, उसके बाद CDB, IDBI, जो भी यहाँ पर है मैं लिख दिया हूँ, आसियान, दक्षेस, ब्रिक्स, एपेक, ओपेक, देखिए एपेक, ओपेक, बिमस्टेक, G20, G8 इत्यादि बहुत सारे हैं। मतलब यही नहीं है, बहुत सारे हैं वित्तीय संस्थाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कवर कर लीजिए। तो इसे समेत क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे G8 में कौन कौन से मेंबर है, एक मेंबर हट गया है, उसको आप देखिए। G20 में कौन कौन से मेंबर है, जैसे G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है, बहुत प्रस्तावित है G20 का, करंट से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको देख लीजिए। मतलब इकोनॉमिक्स और करंट दोनों को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है। और एक इकोनॉमिक्स वो आता है जो टोटली इकोनॉमिक्स होता है, उसको देखना है। तो यही 5 टॉपिक आप लोग को बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा, और यही 5 टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछ रहे हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन में निकाल करके, यही 5 टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्यों न पहले इस 5 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो पहला काम आप लोग का ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये 5 टॉपिक आप लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं, उसको बाद में अध्ययन करेंगे, पर इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग अधिकतम क्वेश्चन से हल हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आज जो मैं आप लोग को बताया हूँ वो बिल्कुल ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और जो आप लोग कमेंट करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, वो आज मैं आप लोग को भी प्रयास करने का जो भी है दूर करने का प्रयास किया हूँ, और आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमको थोड़ा सा अंदर से मजबूती प्रदान मिलती है और लगता है कि हाँ आप लोग मतलब पढ़ रहे हैं और मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही, कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।